नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पैसा से पैसा सीजन 2 निवेश की पाठशाला। अब तक हमने सीखा कि वित्तीय नियोजन क्यों जरूरी है और आपातकालीन निधि कैसे हमारी सुरक्षा ढाल है। लेकिन एक सवाल अभी भी खड़ा है, पैसे को व्यवस्थित कैसे किया जाए। आज का एपिसोड इसी का जवाब है। हम बात करेंगे 50-30-20 बजट नियम की। दोस्तों, अक्सर लोग बजट को कंजूसी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि बजट का मतलब है अपनी खुशियों को कम करना। लेकिन सच्चाई यह है कि बजट स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं। 50-30-20 नियम कहता है 50% आय आपकी अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए, 30% आय आपकी इच्छाओं और जीवन शैली के लिए, 20% आय बचत और निवेश के लिए। इस एपिसोड में हम समझेंगे इस नियम को अपनी आय के अनुसार कैसे लागू करें। अगर आय कम या अनियमित है तो क्या करें। मोहन जैसे वास्तविक उदाहरण से कैसे यह नियम जीवन बदल सकता है। और खर्च ट्रैक करने के लिए आधुनिक मोबाइल ऐप्स का उपयोग कैसे करें। याद रखिए, धनवान बनने से पहले धन को नियंत्रित करना सीखना पड़ता है। तो चलिए आज से अपने पैसों को दिशा देते हैं। 50-30-20 के सरल लेकिन प्रभावी सिद्धांत के साथ। आज हम जिस रिसर्च और डेटा पर बात कर रहे हैं वो एक ऐसी चीज है जो लगभग हर किसी की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और सबसे ज्यादा टेंशन भी शायद यही देता है। बिल्कुल। आज हम द 503020 ब्लूप्रिंट फॉर लास्टिंग फाइनेंशियल फ्रीडम की गहराई में जाएंगे। देखिए, आज का मिशन बहुत सीधा है। हमें यह समझना है कि महीने के तीसरे दिन बैंक अकाउंट में वो खालीपन क्यों महसूस होता है। हाँ, सैलरी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, महीने के आखिर में लगता है कि पैसे गए कहाँ। एग्जैक्टली। तो आज हम इस पूरे प्रोसेस को डिकोड करेंगे और ये समझेंगे कि बजट बनाने का मतलब अपनी ख्वाहिशों का गला घोटना नहीं है, बल्कि एक सिस्टम बनाना है। और पता है, यहीं से आज की हमारी इस चर्चा का सबसे बड़ा विरोधाभास या कहें कि पैराडॉक्स शुरू होता है। पैराडॉक्स कैसा? ऐसा लगता है जैसे अब हर एक रुपए का हिसाब रखना पड़ेगा और जिंदगी के सारे मजे खत्म हो जाएंगे। एक्सेल शीट्स बनानी पड़ेंगी और बस पैसे बचाते रहो। हाँ, वही। लेकिन आज हम जिन आर्टिकल्स और फाइनेंशियल रिसर्च पर बात कर रहे हैं वो इस बात को पूरी तरह पलट देते हैं। डेटा ये इशारा करता है कि बजट का असली मतलब पाबंदी या रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि आज़ादी है। एक मिनट, आज़ादी। अक्सर तो यही लगता है कि अगर बजट बना लिया तो मतलब वीकेंड की वो कॉफ़ी या दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। इसमें आज़ादी कहाँ से आ गई? यही तो वो साइकोलॉजिकल पहलू है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज़ादी का मतलब है गिल्ट फ्री या बिना किसी अपराध बोध के खर्च करना। अच्छा, मतलब खर्च करते वक्त डर ना लगे। बिल्कुल। जरा उस सिचुएशन की कल्पना कीजिए जहां महीने की शुरुआत में ही ये तय हो जाए कि हाँ, फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट हो चुका है, सारे जरूरी बिल्स भरे जा चुके हैं और अब जो पैसा बचा है वो सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए है। तो जब इंसान बिना इस डर के पैसे खर्च करता है कि मैं अपनी सेविंग्स तो नहीं उड़ा रहा, वहां वो असली आजादी फील करता है। सही कहा। जब बजट होता है तो एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग पैसा तो खूब कमाते हैं लेकिन एक बहुत ही आम प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, जिसे फाइनेंशियल दुनिया में लाइफस्टाइल क्रीप कहा जाता है। ओह, लाइफस्टाइल क्रीप, ये बहुत खतरनाक चीज है ना? जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे भी बिना बताए बढ़ जाते हैं। कल तक जो साधारण फोन से काम चल जाता था, प्रमोशन होते ही वो सबसे महंगे स्मार्टफोन में बदल जाता है और इंसान फाइनेंशियल तौर पर वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। एग्जैक्टली। कमाई बढ़ रही है पर बचत वही जीरो है। और इसी लाइफस्टाइल क्रीप को रोकने के लिए ही एक बाउंड्री या सीमा की जरूरत होती है। रिसर्च ये स्पष्ट रूप से बताती है कि जब बिना किसी डायरेक्शन के पैसा खर्च होता है तो वो एक ब्लैक होल में चला जाता है, पता ही नहीं चलता। हाँ, लेकिन जब एक सही बजट होता है तो वो हवा में तीर चलाने जैसा नहीं होता, वो एक क्लियर रोड मैप बन जाता है।
अक्सर लोग जो क्रेडिट कार्ड के चक्रव्यूह में फंसते हैं ना, उसके सबसे बड़ी वजह यही है। वो मिनिमम ड्यू पे करते रहते हैं और सोचते हैं सब कंट्रोल में है। जबकि असल में वो कर्ज के एक बहुत गहरे जाल में धंस रहे होते हैं और उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं होता। और यहीं पर वो मशहूर 50-30-20 का नियम आता है। मैंने इसके बारे में काफी पढ़ा है। अमेरिका की सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने इसे अपनी किताब में बहुत पॉपुलर बनाया था। हाँ, ये रूल उन्हीं से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस रूल को लेकर ना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। क्या ये 50% का जो गणित है, ये पूरी सैलरी यानी ग्रॉस सैलरी पर लगाना होता है, या फिर टैक्स और पीएफ कटने के बाद जो हाथ में आता है उस पर? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और सच कहूं तो यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। ये नियम हमेशा इन हैंड सैलरी पर लागू होता है। मतलब टेक होम सैलरी पर? बिल्कुल, यानी जो पैसा टैक्स, पीएफ और बाकी सब डिडक्शंस के बाद सीधा बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, उसी रकम को बेस मानकर इस 50-30-20 के मैथ को सेट करना होता है। चलिए तो फिर इसको थोड़ा विस्तार से डिकोड करते हैं। सबसे पहले आता है ये 50% का हिस्सा, जिसे नीड्स या जरूरतें कहा जाता है। हाँ, यानी वो खर्चे जिन्हें किसी भी हाल में टाला नहीं जा सकता। जैसे घर का किराया हो गया, होम लोन की ईएमआई, रेशन, बिजली, पानी और ट्रांसपोर्टेशन। सही, लेकिन इसमें एक और चीज शामिल है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। वो क्या है? किसी भी मौजूदा कर्ज का मिनिमम पेमेंट, वो भी एक नीड है। अच्छा, मिनिमम पेमेंट को नीड्स में रखना है। हाँ, क्योंकि अगर उसे नहीं चुकाया तो पेनल्टी लगती है, लेट फीस जुड़ती है और सबसे बड़ा नुकसान सिबिल स्कोर खराब होता है, तो उसे अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ मुझे एक बात पर थोड़ी आपत्ति है। सुनने में तो ये 50% का आंकड़ा बहुत आदर्श लगता है, बहुत परफेक्ट, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आप मेट्रो सिटीज की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। अगर कोई मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु जैसे टियर 1 शहरों में रह रहा है तो वहां की रियलिटी एकदम अलग है। कई बार आधी सैलरी यानी 50% तो सिर्फ एक छोटे से घर के किराए में ही चली जाती है। हाँ, ये कड़वा सच है। तो ऐसे में ये 50% का रूल वहां कैसे काम करेगा? आज के इस महंगाई वाले दौर में क्या ये सच में प्रैक्टिकल है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और वाजिब सवाल है, और यही कारण है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि 50-30-20 कोई पत्थर की लकीर या स्ट्रिक्ट कानून नहीं है। मतलब इसमें बदलाव किया जा सकता है। बिल्कुल, ये एक गाइडलाइन है। अगर कोई ऐसी जगह रह रहा है जहां बेसिक जरूरतें ही उसकी इन हैंड सैलरी का 60% खा रही हैं, तो उसे अपने हाथ को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैथ को बैलेंस कैसे करेंगे? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर नीड 60% हो गई तो उसे अपनी ख्वाहिशों यानी वांट्स वाले हिस्से को 30% से घटाकर 20% पर लाना होगा। अच्छा, तो सेविंग्स वाले 20% को नहीं छेड़ना है। कोशिश यही होनी चाहिए। असली मकसद उस रेशियो को ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं है, बल्कि इस बात को लेकर कॉन्शियसली अवेयर रहना है कि पैसा जा कहाँ रहा है। जब हमें पता होता है तभी हम कंट्रोल कर पाते हैं। खाना, ओटीटी का सब्सक्रिप्शन लेना, दोस्तों के साथ घूमना या कोई नया फोन लेना। लेकिन यहाँ भी ना कैटेगराइजेशन को लेके काफी कंफ्यूजन होता है। किस तरह का कंफ्यूजन? एग्जाम्पल के लिए एक जिम की मेंबरशिप को ही ले लीजिए। अब कोई सोचेगा कि हेल्थ मेंटेन करना तो बहुत जरूरी है, तो क्या जिम एक नीड है या फिर एक अच्छी लाइफस्टाइल की वांट? ये एक क्लासिक दुविधा है और एक्सपर्ट्स इसको ऐसे समझाते हैं कि बेसिक हेल्थ बनाए रखना एक नीड है। ठीक है। अगर कोई एक नॉर्मल जिम जाता है जहां बेसिक इक्विपमेंट्स हैं और वो उसकी फिटनेस के लिए जरूरी है, तो वो नीड्स में आ सकता है। लेकिन अगर वो किसी प्रीमियम जिम में जा रहा है जहां साउना बाथ, जकूजी और ऑर्गेनिक जूस बार जैसी लग्जरी फैसिलिटीज है, एग्जैक्टली, तब वो बेसिक हेल्थ नहीं रह जाता, वो एक लाइफस्टाइल चॉइस बन जाती है। इसलिए वो 30% वाले वांट्स के हिस्से में आएगा। यही वो बारीकी है जहां खुद से थोड़ी ईमानदारी बरतनी होती है। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है इसे चेक करने का, खुद से ईमानदारी। और अब आता है वो आखिरी और सबसे क्रूशियल हिस्सा, 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। ये वो हिस्सा है जो फ्यूचर को सिक्योर करता है। सही, और इस 20% के अंदर भी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस शेयर मार्केट में डाल दिया। इसमें सबसे पहली सीढ़ी है एक इमरजेंसी फंड बनाना, जिसे हम बुरे वक्त का पैसा कहते हैं। हाँ, फाइनेंशियल दुनिया में एक स्टैंडर्ड रूल है कि कम से कम 6 महीने के बेसिक खर्चों के बराबर पैसा एक लिक्विड फंड या फिक्स डिपॉजिट में अलग होना चाहिए, ताकि अगर अचानक नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बिल्कुल। उस फंड के बनने के बाद ही उस 20% को शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या रिटायरमेंट फंड्स की तरफ मोड़ना चाहिए। और एक और जरूरी बात, जी बताएं। अगर किसी के ऊपर बहुत हैवी इंटरेस्ट वाला लोन है, जी। जैसे क्रेडिट कार्ड का कर्ज, जी।
तो उसे टाइम से पहले चुकाना यानी प्री पेमेंट करना भी इसी 20% वाले हिस्से का ही काम है। देखिए, इन सारे थ्योरीज और रूल्स को सुनना एक बात है, लेकिन जब तक इसको असली जिंदगी से ना जोड़ा जाए, ये पूरी तरह समझ नहीं आते। हमारी रिसर्च मटेरियल्स में एक बहुत ही सॉलिड केस स्टडी दी गई है। और उनकी केस स्टडी? हाँ, इंदौर के रहने वाले मोहन की कहानी। मोहन एक आईटी प्रोफेशनल है और उनकी जो टेक होम सैलरी है वो लगभग 50,000 रुपए महीना है। मोहन की ये कहानी ना सच में बहुत से लोगों की रियलिटी से मैच करती है। देखिए, 50,000 रुपए आज भी कोई छोटी रकम नहीं है एक इंडिविजुअल के लिए। ठीक ठाक अमाउंट है। फिर भी मोहन हर महीने के एंड में क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड हो जाते थे। उनके दिमाग में एक माइंडसेट बन गया था कि आज की महंगाई में 50,000 में गुजारा नहीं हो सकता। तो जब उन्होंने इस 50-30-20 रूल को अपनाया तो क्या हुआ? उनका पहला महीना सच में बहुत भयानक था। भयानक क्यों? क्या शुरुआत करना इतना मुश्किल होता है? साइकोलॉजिकल तौर पर हाँ, क्योंकि जब उन्होंने पहली बार अपने बैंक स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया, उन्हें सच्चाई का सामना करना पड़ा। जो सच्चाई शायद वो देखना नहीं चाहते थे। एग्जैक्टली। उन्होंने देखा कि वो अनसब्सक्राइब्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए हर महीने पैसे दे रहे थे जिन्हें वो महीनों से खोलकर भी नहीं देखते थे। नीड्स की कैटेगरी में देखा तो घर की बिजली फालतू में फूक रही थी। और वो जिम वाली बात? वही महंगे प्रीमियम जिम का सब्सक्रिप्शन चल रहा था जहां वो पूरे महीने में मुश्किल से 4 दिन जाते थे। इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता किसी के लिए भी। तो फिर जब प्रॉब्लम दिख गई तो उन्होंने इसको ठीक कैसे किया? मतलब 50% यानी 25,000 रुपए में उन्होंने अपनी जरूरतें कैसे समेटे? उन्होंने स्ट्रिक्ट स्टेप्स लिए। सबसे पहले तो वो प्रीमियम जिम तुरंत बंद किया और एक नॉर्मल आसपास का जिम ज्वाइन कर लिया। घर के फालतू खर्चों को लिमिट किया। और ख्वाहिशों का क्या? वॉन्ट्स यानी ख्वाहिशों के लिए उनके पास 30% के हिसाब से 15,000 रुपए थे। पहले वो हर वीकेंड दोस्तों के साथ कैफे और महंगे रेस्टोरेंट्स जाते थे। ये तो बहुत आम बात है आजकल। उन्होंने इस आदत को पूरी तरह छोड़ा नहीं, क्योंकि वो भी जरूरी है रिलैक्स करने के लिए, बल्कि एक नियम बनाया कि वो महीने में सिर्फ 2 बारी बाहर जाएंगे। और बाकी के वीकेंड्स? गुनाह हो गया। ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव था। और सबसे मेन हिस्सा 20% यानी 10,000 रुपए, उसका क्या किया मोहन ने? उन्होंने इसे पूरी तरह ऑटोमेट कर दिया। उन्होंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि सैलरी आते ही 5,000 रुपए की SIP ऑटोमेटिकली कट जाए। और बाकी 5,000? वो चुपचाप एक अलग इमरजेंसी फंड वाले अकाउंट में चले जाते थे, जिसका ATM कार्ड उन्होंने अपने पास नहीं रखा था। वाह! और इस डिसिप्लिन का रिजल्ट क्या रहा? रिसर्च आर्टिकल क्लियरली बताता है कि सिर्फ 1 साल के अंदर मोहन ने अपना सारा क्रेडिट कार्ड का कर्ज उतार दिया और उसके बावजूद उनके पास 1 लाख रुपए से ज्यादा की ठोस सेविंग्स इकट्ठी हो गई। 1 साल पहले जो इंसान कर्ज में था उसके पास 1 लाख रुपए कैश थे। हाँ, उनका एक स्टेटमेंट जो हमारे नोट्स में हाईलाइट किया गया है वो सच में काफी डीप है। उन्होंने कहा, नियम कठिन नहीं था, बस शुरुआत करने की हिम्मत चाहिए थी। शुरुआत करना ही सबसे बड़ा हर्डल है। लेकिन यहाँ ना एक प्रैक्टिकल दिक्कत आती है। कागज कलम लेकर बैठना, हर एक खर्च को नोट करना और उसे 50, 30 या 20 के डब्बे में फिट करना, ये सब बहुत ही उबाऊ और बोरिंग काम लगता है। हाँ, ज्यादातर लोग यही करते हैं। एक हफ्ता बड़े जोश में ट्रैक करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। और इसी वजह से आज के टाइम में हमें टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैनुअल ट्रैकिंग की कोई जरूरत नहीं रह गई है। कोई खास टूल्स हैं इसके लिए? हमारी रिसर्च में 3 बहुत ही बेहतरीन मोबाइल ऐप्स का जिक्र किया गया है जो इस पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हैं। सबसे पहला है मनी मैनेजर। ये किस तरह काम करता है? ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो नंबर्स के साथ खेलना पसंद करते हैं और हर छोटी चीज को मैन्युअली और एक्यूरेटली कैटेगराइज करना चाहते हैं। इसमें आपको पूरा कंट्रोल मिलता है। लेकिन अगर कोई मेरी तरह थोड़ा आलसी हो, जिसे हर छोटी कॉफी लेने के बाद फोन निकालकर अमाउंट टाइप करना बोरिंग लगता है, तो क्या करें? उनके लिए वॉलनट एक गेम चेंजर हो सकता है, जिसे अब एक्सियो के नाम से जाना जाता है। एक्सियो, इसकी क्या खासियत है? इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये फोन के SMS को रीड करता है। जब भी आप UPI या कार्ड से पेमेंट करते हैं, बैंक का SMS आता है ना? हाँ, हमेशा आता है। बस ये ऐप उन्हीं SMS को पढ़कर अपने आप खर्चों का हिसाब लगा लेता है। यानी आपको प्रैक्टिकली कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं होती, सब ऑटोमेटिक हो जाता है। ये तो बहुत बढ़िया है, आलसी लोगों के लिए परफेक्ट। बिल्कुल। और तीसरा ऐप जो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट पर है, वो है गुड बजट। ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के जमाने के एनवेलप सिस्टम को डिजिटल फॉर्म में लाता है। एनवेलप सिस्टम मतलब वो लिफाफा वाला सिस्टम? हाँ, वही। पुराने टाइम में लोग जैसे ही सैलरी लाते थे, उसे अलग अलग लिफाफों में बांट देते थे। एक लिफाफा रेशन का,
एक बिजली के बिल का और एक सेविंग्स का। और जब एक लिफाफे का पैसा खत्म हो गया तो मतलब उस कैटेगरी का खर्च उस महीने के लिए बंद। एग्जैक्टली ये ऐप आपके फोन पर ठीक वही डिजिटल लिफाफे बनाता है। ये आपको बजट क्रॉस करने से रोकता है। देखिए, ये टेक टूल्स तो काम को बहुत आसान बना देते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है। बजटिंग को सिर्फ एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन या नीरस काम होने से कैसे बचाया जाए? बोरिंग होने से कैसे बचाएं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इंसान उसे लंबे समय तक आदत नहीं बना सकता। यही वजह है कि इस पूरी बजट प्रोसेस को गेमिफाई करना, यानी उसे एक खेल की तरह ट्रीट करना बहुत असरदार होता है। खेल की तरह कैसे? एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है नो स्पेंड वीकेंड का। एक मिनट, नो स्पेंड वीकेंड मतलब पूरे शनिवार और रविवार एक भी रुपया खर्च नहीं करना? ये तो मुझे किसी सजा जैसा लग रहा है। फन कहाँ है इसमें? शुरुआत में सबको यही लगता है, लेकिन इसे ना एक पनिशमेंट की तरह मत देखिए, बल्कि एक क्रिएटिव चैलेंज की तरह देखिए। अच्छा, कैसे? महीने में बस कोई एक वीकेंड ऐसा तय कीजिए जहां बाहर जाकर पैसे खर्च करने पर स्ट्रिक्ट पाबंदी हो। इसका मतलब ये नहीं है कि घर में बैठकर बोर होना या टीवी देखना है। तो फिर बिना पैसे के क्या किया जाए? शहर के नए फ्री पार्क्स एक्सप्लोर करना, घर की पुरानी बोर्ड गेम्स निकालकर दोस्तों या फैमिली के साथ खेलना, या फिर सबसे मजेदार, पैंट्री में जो भी बचा कुचा सामान रखा है उसको मिलाकर कोई नई डिश बनाने की कोशिश करना। मतलब क्रिएटिव तरीके ढूंढना एंटरटेनमेंट के। हाँ, ये ना सिर्फ उस महीने के बजट को एक बड़ा फाइनेंशियल बूस्ट देता है, बल्कि अक्सर लोग बताते हैं कि यही वो वीकेंड्स होते हैं जो आगे चलकर सबसे ज्यादा यादगार बन जाते हैं। ये तो सही में क्रिएटिविटी और बॉन्डिंग को बढ़ाने वाली बात हो गई। और हाँ, एक बात और, अगर किसी ने पूरा महीना इस डिसिप्लिन को फॉलो कर लिया है तो खुद को थोड़ा रिवॉर्ड देना भी तो बनता है ना? बिल्कुल बनता है, और इसके लिए आपको गिल्टी फील नहीं करना है। अपनी 30% वाली वॉन्ट्स की कैटेगरी से ही खुद को एक छोटी सी ट्रीट जरूर दीजिए। जैसे अपनी पसंद की कोई पेस्ट्री खा ली या अकेले मूवी देखा है। हाँ, ये हमारे दिमाग को एक पॉजिटिव सिग्नल भेजता है कि देखो, बजट का मतलब रिस्ट्रिक्शन या सजा नहीं है, बल्कि हम एक सिस्टम से चल रहे हैं। एक रिवॉर्ड लूप बन जाता है। सही पकड़ा। और इसके अलावा एक और बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल टेक्निक है विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइजेशन ये बजटिंग में कैसे काम आएगा? मान लीजिए आप किसी नई कार के लिए डाउन पेमेंट जमा कर रहे हैं या किसी फॉरेन ट्रिप के लिए सेविंग कर रहे हैं, तो उस जगह या उस कार की एक अच्छी सी तस्वीर अपने सेविंग वाले जार पर, या सबसे आसान अपने फोन के वॉलपेपर पर लगा लीजिए। ओह, मैं समझ रहा हूँ, ताकि हमेशा याद रहे कि पैसा किसके लिए बच रहा है। एग्जैक्टली। अगली बार जब आप रात में ऑनलाइन सेल स्क्रॉल करते हुए किसी फालतू गैजेट पर खर्च करने के लिए अपना फोन उठाएंगे, तो वो वॉलपेपर आपको तुरंत याद दिलाएगा कि आपका बड़ा और असली गोल क्या है। चलिए, अब इस पूरी गहन चर्चा को थोड़ा समेटते हुए कुछ ठोस और एक्शनेबल कदम पर आते हैं। अगर कोई इस डीप डाइव को सुनकर आज और अभी से अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रैक पर लाना चाहता है, तो उनके लिए टॉप 5 एक्शन स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहला और सबसे बेसिक कदम, अपनी इन हैंड सैलरी को एक फिजिकल कागज पर लिखिए, फोन में नहीं, डायरी में। ठीक है। दूसरा कदम? दूसरा स्टेप है, अपने सिचुएशन के हिसाब से उन 3 लिफाफों या कैटेगरीज को बनाइए। 50, 30 और 20% का अमाउंट कैलकुलेट कीजिए, और याद रखिए, अगर जरूरत हो तो इन्हें थोड़ा बहुत आगे पीछे एडजस्ट किया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। और तीसरा स्टेप जो मुझे लगता है सबसे आंखें खोलने वाला होगा, अपने पिछले महीने का बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कीजिए और एक हाइलाइटर लेकर बैठिए। खुद देखिए कि आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा है। वो ऑडिट करना बहुत जरूरी है। और चौथा स्टेप मेरा सबसे पसंदीदा है, जिसे पर्सनल फाइनेंस का गोल्डन रूल कहा जाता है। पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान कीजिए। ये सबसे पावरफुल स्टेप है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही अकाउंट में सैलरी हिट हो, रेंट या ईएमआई जाने से पहले ही वो 20% हिस्सा तुरंत अपने इन्वेस्टमेंट या अलग सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि महीने के आखिर में जो बचेगा उससे सेव करेंगे, तो यकीन मानिए कभी कुछ नहीं बचेगा। महीने के एंड तक पैसे उड़ ही जाते हैं। बिल्कुल। और आखिरी यानी 5वां स्टेप है रिव्यू करना। हर रविवार को सिर्फ 10 मिनट का समय निकालिए और देखिए कि आपका बजट सही रास्ते पर है या नहीं। चेक करना कि वॉन्ट्स का कोटा खत्म तो नहीं होने वाला। हाँ, ये छोटा सा 10 मिनट का रूटीन आपको पूरे हफ्ते के फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचा सकता है। तो अगर हम इस पूरे एनालिसिस का सारांश निकालें, तो बात सिर्फ इतनी सी निकल कर आती है कि फाइनेंशियल आजादी रातों रात मिलने वाली कोई लॉटरी नहीं है। ये डिसिप्लिन और लगातार लिए गए छोटे छोटे कॉन्शियस डिसीजंस का नतीजा है। और जब कोई इंसान अपने पैसों का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लेता है,
तो वो सिर्फ अपना बैंक बैलेंस ही नहीं बढ़ाता, बल्कि अपनी लाइफ से एक बहुत बड़ा बोझ, एक टेंशन को हमेशा के लिए दूर कर देता है। और इस पूरी चर्चा के अंत में ये डेटा हमें एक बहुत ही गहरे और थोड़ा हट के सवाल के साथ छोड़ जाता है। वो कैसा सवाल? देखिए 50-30-20 का ये ब्लूप्रिंट और पैसों पर तो बहुत ब्रिलियंटली काम करता है, लेकिन जरा सोचिए क्या होगा अगर हम इसी एग्जैक्ट रूल को अपने सबसे कीमती रिसोर्सेज यानी अपने टाइम और अपनी एनर्जी पर लागू कर दें। ओह वाह, ये सच में दिमाग की बत्ती जलाने वाला थॉट है ना? जरा सोचिए अगर हम अपने दिन का 50% टाइम अपने सबसे कोर कामों, करियर और बेसिक जरूरतों को दें, 30% टाइम अपने एंटरटेनमेंट, दोस्तों और फैमिली के साथ रिलैक्स करने में बिताएं, और वो बचा हुआ 20% टाइम सिर्फ और सिर्फ खुद को बेहतर बनाने, एक्सरसाइज करने, कुछ नया सीखने और अपनी फ्यूचर को ग्रो करने में लगाएं। तो सोच कर देखिए, अगर पैसे की कंगाली इस रूल से खत्म हो सकती है, तो क्या ये टाइम मैनेजमेंट हमारी समय की कंगाली को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर देगा? ये वाकई में एक बहुत ही शानदार और डीप थॉट है, जिस पर आराम से बैठकर सोच विचार किया जा सकता है। और इसी आखिरी विचार के साथ द डीप डाइव के आज के इस डिटेल्ड एनालिसिस को हम यहीं पर रोकते हैं। बिल्कुल, सुनते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए। आपसे जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक और डीप डाइव में। तब तक के लिए अपना और अपने पैसों दोनों का ध्यान रखिए। अनुशासन से स्वतंत्रता। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड 50-30-20 बजट नियम, अनुशासित खर्च की शक्ति। आज हमने समझा कि बजट बनाना कंजूसी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और स्पष्टता है। हमने सीखा कि आय को 3 हिस्सों में बांटना निर्णय लेना आसान बना देता है। बचत और निवेश को बचे हुए पैसे पर नहीं छोड़ना चाहिए। नियमों में लचीलापन रखा जा सकता है, लेकिन निरंतरता सबसे जरूरी है। और सचेत खर्च हमें ऋण के जाल से दूर रखता है। मोहन की तरह, अगर हम नियमित रूप से अपनी आय को व्यवस्थित करें, तो धीरे धीरे वित्तीय तनाव कम होने लगता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। सीजन 2 में आगे हम सीखेंगे कि बचत को सही निवेश में कैसे बदला जाए और दीर्घकालिक संपत्ति कैसे बनाई जाए। अगर यह एपिसोड आपको अपने खर्चों पर नजर डालने के लिए प्रेरित करता है, तो आज ही पहला कदम उठाइए। अपने खर्च लिखना शुरू कीजिए। इस पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई, जियो सावन, Amazon म्यूजिक और YouTube पर फॉलो करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो वित्तीय स्वतंत्रता की शुरुआत करना चाहते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड, दोस्ती या दुश्मनी, इस्तेमाल करने का सही तरीका। तब तक याद रखिए, पैसे को दिशा दीजिए, वही आपको आजादी देगा। धन्यवाद।